अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको करवा रही हूँ गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज का जो सेकेंड ईयर बॉटनी का प्रीलियम का पेपर हुआ था 2021 का, उसका सेक्शन है यानी MCQs। तो हमारे पास पहला सवाल है ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ पैराटोनिक मूवमेंट एक्सेप्ट। तो जो प्लांट मूवमेंट होती थी उसमें जो पैराटोनिक मूवमेंट होती थी उसकी टाइप यानी कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलस जिसमें इन्वॉल्व होता था या जिसकी वजह से जो प्लांट के अंदर मूवमेंट आती थी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से, वो दो टाइप की थी, या तो वो ट्रॉपिक होती थी या नेस्टिक होती थी। तो ऑप्शन में जो भी ट्रॉपिक या नेस्टिक दी हुई है उसको हटा के जो बचेगा वही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो यानी उन्होंने पहले दिया हुआ है थिग्मोनेस्टिक, तो नेस्टिक हो गई, फोटोट्रॉपिक ट्रॉपिक मूवमेंट हो गई, फोटोनेस्टी नेस्टिक मूवमेंट हो गई। तो एक ही बचता है साइक्लोसिस, जिसका मतलब ये होता है बेसिकली जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी जो मूवमेंट होती है, जो सर्कुलेशन होती है, उसको साइक्लोसिस कहते हैं। जाहिर सी बात है ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद है जर्मिनेशन ऑफ सीड विद इन द फ्रूट वाइल स्टिल अटैच टू द प्लांट इज़। तो ये इतनी दफ़ा सवाल रिपीट हो चुका है। वैसे भी आपको जर्मिनेशन और उसकी टाइप्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद होना चाहिए। तो उसका आंसर होता है विविपेरियस। तीनों याद होनी चाहिए, उसकी एग्जाम्पल, टाइप सबकी, जर्मिनेशन की, उसकी टाइप्स की, नाम, उनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल। उसके बाद है केमिकल सेक्रेटेड बाय प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। ये वाला सवाल भी इतनी दफ़ा रिपीट हुआ, सबको पक्का याद ही हो गया होगा, फाइटोएलेक्सिन्स। उसके बाद है द RNA मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू द राइबोसोम इज़। प्रोटीन सिंथेसिस में सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि मैसेंजर RNA जो होता है mRNA वो बेसिकली ट्रांसक्रिप्ट होता है, वो बनता है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें वो इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहा होता है DNA से राइबोसोम की तरफ। उसके बाद था कि साइनेप्सिस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। तो जो मियोसिस की प्रोफेज 1 की जो स्टेजेस थी वो पहले भी उसमें सवाल आए थे, क्रॉसिंग ओवर किस में हुई थी, तो उसका जवाब मैंने आपको डिप्लोटीन बताया था। तो किसी ने करेक्शन करके मुझे बताया था कि सिंध बोर्ड की जो बुक है उसमें डिप्लोटीन लिखा है, लेकिन जो उसका करेक्ट आंसर होता है वो पैकिटीन होता है। तो बोर्ड में जो भी लोग लिखेंगे क्रॉसिंग ओवर का आंसर वो डिप्लोटीन ही लिखेंगे, लेकिन करेक्ट आंसर जो होता है वो पैकिटीन होता है। खैर ये यहाँ पे सवाल नहीं था, यहाँ पे साइनेप्सिस का पूछे थे। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कौन सी, उस सवाल में आपको बताया था कौन सी स्टेज के अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक इवेंट हो रहा था। लिप्टोटीन के अंदर जो थी वो बीडिड अपीयरेंस थी क्रोमोसोम्स की, और उसके बाद जाइगोटीन के अंदर जो थे वो साइनेप्सिस हो रहे थे। साइनेप्सिस का मतलब था कि जो क्रोमोसोम्स थे वो आपस में करीब करीब आ रहे थे, उनकी पेयरिंग हो रही थी, जिसको जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स थे उसकी पेयरिंग को साइनेप्सिस कह रहे थे। एक आपने टर्म पढ़ी होगी साइनेप्स, वो डिफरेंट है, वो एक्शन पोटेंशियल में होती है। फ़र्क याद रखिएगा साइनेप्स का और साइनेप्सिस का। साइनेप्सिस में पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, जो कि होती है जाइगोटीन के अंदर। उसके बाद था द स्टडी ऑफ सॉइल कंपोजिशन इज़ कॉल्ड पीडोलॉजी, आपकी बुक में लिखा हुआ था, पेज नंबर मेंशन करना मैं भूल गई, देख लीजिएगा वहाँ से। उसके बाद है द इकोसिस्टम कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। वो कौन सा इकोसिस्टम होता है जिसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं? तो वो होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। जो उसके प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, उसमें ग्रास के अलावा जो होते हैं सीरियल क्रॉप्स होते हैं, वीट, ओट होता है, जिससे ब्रेड वगैरह बनती है। तो ये जहाँ भी प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं, तो इस वजह से इसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। कई रीज़न आए तो आपने ये वहाँ से देख लेना है कि क्यों कहते हैं इसको इस तरह से, क्योंकि इसके प्रोड्यूसर्स में वो चीज़ें इंक्लूड हो रही थी जिसमें वीट, ओट वगैरह था। उसके बाद था अगला सवाल, पेज नंबर 267 पे लिखा हुआ था ये। उसके बाद था कि ऑस्ट्रीज आर दी प्लेसेस वेयर। तो ये आप सोच रहे होंगे या आप ढूंढ रहे होंगे कि ये कहाँ पे था, मैं आपको बताती हूँ उसका रेफरेंस। पेज नंबर 257 के ऊपर जो सबसे पहला पेज है, जो फर्स्ट आपका चैप्टर 12 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके नीचे जो है वो 3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, 3 लाइनें लिखी हुई हैं। उन 3 लाइनों में आपको बताया हुआ है कि जो इक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, सॉरी इक्वेटिक बायोम होता है, वो 3 तरह का होता है। एक फ्रेश वाटर होता है, एक मरीन वाटर होता है, और एक होते हैं ऑस्ट्रीज। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने सिर्फ ऑस्ट्रीज का वर्ड लिखा हुआ है, मतलब आपने खुद से सर्च करना था, ढूंढना था, बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ। ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन आपको बुक में कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ऑस्ट्रीज होती क्या है। तो आपने सर्च करना था। ऑस्ट्रीज बेसिकली वो होती हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर जो होता है वो मीट कर रहा होता है सॉल्टी वाटर के साथ, यानी फ्रेश वाटर जहाँ पे मीट कर रहा होता है मरीन वाटर के साथ, उस जगह को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? लेक मीट, पाउंड तो नहीं होगा, ये दोनों फ्रेश वाटर होते हैं। रिवर मीट सी, यानी कि फ्रेश वाटर जहाँ सी से मिल रहा होता है उसको कहते हैं ऑस्ट्रीज, या हाँ ये कहते हैं। और उसके बाद 2 सीज तो नहीं होगा, सी वाटर, रीच, पॉन्ड्स, ये तो नहीं हो सकता। सी वाटर जाके पॉन्ड्स में नहीं मिल रहा होता, बल्कि रिवर या फ्रेश वाटर जो होता है जाके सी में मिल रहा होता है। उसके बाद था द टाइप ऑफ क्रोमोसोम व्हेन सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द सेंटर। तो मेटासेंट्रिक होता है, ये भी इतनी दफ़ा रिपीट हो चुका है, सबको याद होगा, हो चुका होगा।
उसके बाद अगला सवाल था इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेजेस, जिसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब इस तरह का सवाल होता है तो अक्सर जो है वो गलती होने के चांसेस होते हैं कि हम गलत सीक्वेंस, अक्सर जल्दबाजी में याद होता है अच्छे से लेकिन जल्दबाजी में गलत ऑप्शन मार्क हो जाता है। तो पहले ऑप्शन देखने से पहले जो आपको सीक्वेंस याद है पहले आप वो करेक्ट जो है वो जल्दी से छोटा सा लिख लेंगे। क्या होता था, G1 होता था, फिर S फेस होता था, फिर G2 फेस होता था, गैप 1 सिंथेसिस और फिर गैप 2 फेस। और एक और चीज़ यहाँ पे तो खैर यही तीनों गिव हैं, तो जो हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है सी से तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। एक चीज़ मुझे बतानी थी कि जैसे अगर यहाँ पे तो G0 का नहीं पूछा हुआ, लेकिन अगर G0 भी होता ऑप्शन में तो वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो आपको याद होना चाहिए थी G1 के बाद या तो सेल्स जो होते हैं वो G0 में चले जाते हैं या सिंथेसिस फेस में चले जाते हैं और फिर आगे G2 में चले जाते हैं। तो G0 जो होता है एक रेस्टिंग फेस होता है, तो अगर G0 कहीं आना होता है तो G1 से पहले आता है, मतलब G1 के बाद आता है, सिंथेसिस से पहले आता है। तो सेल्स या तो G0 में जाते हैं या सिंथेसिस फेस में जाते हैं सेल साइकिल के अंदर, ठीक है। उसके बाद है द टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन एट एनी वन टाइम इज कॉल्ड जीन पॉपुलेशन की डेफिनेशन थी, मॉडल पेपर में आपको करवा चुकी हूँ। उसके बाद है द आइडियल सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज़, तो ये होती थी लोम, ये भी मॉडल पेपर का सवाल है, उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद था रिवर स्प्रिंग्स आर दी एग्जाम्पल ऑफ, तो जो आपकी बुक में चैप्टर 12 है शायद उसके अंदर जो पॉन्ड इकोसिस्टम का बताया वहाँ पे उन्होंने दो तरह के वाटर बताए, एक होते हैं लैंटिक, एक होते हैं लोटिक। लैंटिक जो थे वो बेसिकली वो वाटर थे जो कि स्टैटिक थे, स्टेशनरी थे, जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, जैसे पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गई, स्वैम्स हो गए, इसमें लिखा हुआ है। और लोटिक वो थे जो कि रनिंग वाटर होते हैं, जिसमें फ्लो होता है, जो फ्लो करे होते हैं, स्ट्रीम्स वगैरह हो गई, रिवर हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये होते हैं लोटिक के एग्जाम्पल। उसके बाद था कि द मैक्सिमम टेम्परेचर इन सवेना डज़ नॉट एक्सीड, तो पेज नंबर 268 पे बताया हुआ है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है थ्रू आउट दी ईयर वो होता है मैक्सिमम जब जाता है वो होता है 18 डिग्री सेल्सियस, तो आपने याद करना था। उसके बाद था 1 कंप्लीट टर्न ऑफ DNA कंटेन्स, तो ये वाली चीज़ इस पर मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर उसके जवाब के ऊपर मैं पूरी एक मैंने अलग से वीडियो बनाई थी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कि किस तरह से इसका आंसर जो होता है वो 20 न्यूक्लियोटाइड्स होता है। आपकी बुक में जो वर्ड लिखा हुआ है ना उन्होंने बताया है कि अगर किसी के दिमाग में आ रहा है 10 न्यूक्लियोटाइड्स क्यों नहीं था, तो मैं आपको समझा देती हूँ, ब्रीफ कर देती हूँ, बाकी उस वीडियो से आप सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिएगा। DNA टर्न से रिलेटेड मैंने उसमें और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर की हैं पूरी डिटेल में, ठीक है। तो मैं आपको बताई थी कि आपकी बुक में जो टर्म यूज़ हुई है वो यूज़ हुई है 10 मोनो न्यूक्लियोटाइड, यानी उन्होंने सिर्फ न्यूक्लियोटाइड उन्होंने बताया 10 मोनो न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक टर्न के अंदर। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो उन्होंने सिर्फ एक स्ट्रैंड के काउंट करके बता दिया। और अंडरस्टूड सी बात है, DNA जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, जब वो एक स्ट्रैंड के 10 मोनोन्यूक्लियोटाइड बता रहे हैं तो इसी तरह से पेयरिंग के साथ सामने वाले स्ट्रैंड में DNA के 10 मजीद मोनोन्यूक्लियोटाइड होंगे, तो टोटल 20 न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे। अगर इन्होंने यहाँ पे वर्ड ऑप्शन में मोनोन्यूक्लियोटाइड बोला होता तो 10 आंसर होता, अगर उन्होंने न्यूक्लियोटाइड पेयर बोला होता तब भी 10 आंसर होता, अगर उन्होंने बेस पेयर बोला होता तब भी 10 आंसर होता, लेकिन इन्होंने सिर्फ न्यूक्लियोटाइड बोला है तो वो होते हैं टोटल 20, एक स्ट्रैंड में 10 एक टर्न के अंदर, और उसी के सामने कॉम्प्लीमेंट्री मजीद 10 मोनोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि हो जाते हैं टोटल 20, ठीक है। उसके बाद था टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिससिमिलर। पहले आप इन दोनों टर्म्स को ज़रा से समझ लीजिए, तब आप सही से क्लियर मतलब अच्छे से जो है वो आंसर बता पाएंगे, आपको याद भी हो जाएगा। जो टर्म मॉर्फोलॉजी होती है, मॉर्फोलॉजी जो होती है वो बता रही इंडिकेट कर रही होती है किसी चीज़ का स्ट्रक्चर, या वो अपेरेंटली किस तरह से नज़र किस तरह से आ रही है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। और फिजियोलॉजिकल का मतलब ये हुआ कि उसका फंक्शन क्या है, वो काम किस तरह से करिए। तो वो गैमेट्स, सवाल में क्या कह रहे हैं, वो गैमेट्स जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, यानी दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं लेकिन फंक्शन उनका डिसिमिलर होता है, उनको हम कहते थे एनआइसोगैमी, या उस फिनोमेना को कहते थे उनकी फ्यूजन के, इस तरह के गैमेट्स के फ्यूजन को कहते थे अनआइसोगैमी। आइसोगैमी के अंदर मॉर्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली दोनों तरह से सिमिलर होता है। तो अनआइसोगैमी में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और फिजियोलॉजिकली डिससिमिलर होते थे। उसके बाद था एनिमल्स के अंदर जो माइटोसिस होती है वो होती है एम्फी एस्ट्रल, ठीक है, ये आपको याद करना है। और जो प्लांट्स के अंदर होती है वो एनेस्ट्रल होती है। एम्फी का जो वर्ड होता है, एम्फी का मतलब ही होता है ड्यूअल इन नेचर, ठीक है। और एस्ट्रल जो थे वो बेसिकली वो जो आपने पढ़ा होगा, जो स्पिंडल जो अपैरेटस होता है उसके अंदर 3 तरह के फाइबर्स थे, एक जो होते हैं वो या तो जो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं उससे निकल के जो फाइबर्स जा रहे होते हैं वो 3 तरह के थे। एक वो थे जो पूरा एक पोल से दूसरे पोल तक जा रहे थे, एक वो थे जो सिर्फ हाफ वे जा रहे थे यानी इक्वेटर तक जा रहे थे, और एक वो थे जो सिर्फ छोटे छोटे से फाइबर्स थे जिनको एस्ट्रल कहते हैं, जो कि सिर्फ पोल के ऊपर प्रेजेंट थे। तो एनिमल के अंदर जो होते हैं एम्फी एस्ट्रल होते हैं, यानी कि दोनों सेंट्रियोल से इस तरह के छोटे छोटे फाइबर्स अराइज होते हैं, जबकि प्लांट के अंदर जो होते हैं इस तरह से कुछ भी नहीं होता, इस तरह के कोई भी छोटे फाइबर्स अराइज नहीं होते, वो उनके अंदर एस्ट्रल्स होते ही नहीं, बाकी दूसरे फाइबर्स होते हैं उनके स्पिंडल अपैरेटस के अंदर। उसके बाद था मेंडल परफॉर्म हिज फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ हेरिडिटरी ऑन, तो ये आपको याद होना चाहिए गार्डन पी, और उसका दूसरा साइंटिफिक नेम वो भी आपको याद होना चाहिए कि वो होता है पाइसम
सेटिमम, ठीक है। ये आपको ये पता हो कि अगर वो उस तरह से भी पूछ लें तो आपको ये दोनों नाम आने चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये उसने क्यों यूज़ किया था, इसका रीज़न ये था, उसने क्यों सिलेक्ट किया था गार्डन पी को। ये आप बुक से लाजमी देख लीजिएगा कि उसने क्यों किया था। मैं ब्रीफ ये बता देती हूँ कि क्योंकि ये जो है वो कल्टिवेट करने के लिए ईजी थे, आराम से कल्टिवेट हो जाते थे। दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट कि जो उनके कंट्रास्टिंग करेक्टर थे वो बहुत वेल डिफाइंड थे। अगर उनके दरमियान कोई शॉर्ट और ड्वार्फ आता था तो बड़ा अच्छे से पता चल जाता है कि शॉर्ट और ड्वार्फ है। कोई कलर कंट्रास्टिंग करेक्टर बहुत अच्छा, जिसकी वजह से उसको हेरिडिटी एक्सपेरिमेंट करने में काफ़ी आसानी हुई। और एक और रीज़न था, वो सब आप इसमें से देख लीजिएगा। ये सारी वजूहत की वजह से उसने गार्डन पी चूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, हेरिडिटरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए। उसके बाद था इफ़ अ हेट्रोजाइगस टॉल इज क्रॉस्ड विद अ होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट द ऑफस्प्रिंग विल कंटेन। अगर तो किसी ने ये याद किए हुए आंसर तो अच्छी बात है, तो आपको पता ही होगा कि इसका आंसर ये होता है। बाकी अगर किसी ने नहीं याद किया हो तो मेरी सजेशन ये कि भाई आप इस तरह के सवाल में एक दफ़ा क्रॉस बना लें, या तो यहीं पे बना लें या कहीं पेपर पे बना लें, या दिमाग में अगर आपको इतनी आप कैपेबल हैं वहाँ पे बना के आप देख सकते हैं क्या आंसर आता है। हम क्रॉस बनाते हैं। उन्होंने क्या बोला है, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, तो यानी कि उसके गैमेट्स इस तरह से होंगे, एक जो होगा वो अलील जो होगी वो डोमिनेंट होगी और एक रिसेसिव वाली होगी, क्योंकि हेट्रोजाइगस है, टॉल जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है तो वो इस तरह से होगी। और होमोजाइगस ड्वार्फ यानी कि ये एक रिसेसिव ट्रेट है, ड्वार्फ है, तो यानी ये लाजमी सी बात है। इस तरह से इसके गैमेट्स जब हम बनाएंगे क्रॉस में तो वो क्या आएगा, टी टी आ जाएगा, टी टी स्मॉल टी कैपिटल टी और ये 2 स्मॉल टी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आया, 50% टॉल आए हैं और 50% ड्वार्फ आए हैं, तो ये हो जाता है इसका आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लांट रिस्पॉन्स टू कोल्ड स्ट्रेस। पहले ऑप्शन में कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ हीट शॉक प्रोटीन, जाहिर सी बात है हीट का तो कोई लेना देना नहीं है, तो ये हो गया गलत। उसके बाद था इंक्रीज इन रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। अब वाटर एब्जॉर्प्शन की तब ज़रूरत होती है जब प्लांट को वाटर लॉस का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, यानी बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर के अंदर पानी बहुत ज़्यादा एवापोरेट हो रहा है, तो उसमें फिर वो वाटर की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता कोल्ड में, तो इस तरह का कोई मसला नहीं है। इंक्रीज इन रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन जब भी बढ़ाता है प्लांट अपने आप को कूलिंग इफेक्ट दिलाने के लिए करवा रहा होता है, तो जाहिर सी बात है कोल्ड में तो कूलिंग इफेक्ट होगा, उनको ज़रूरत नहीं है करवाने की। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, ऑल्ट्रेशन इन लिपिड कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो अगर किसी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी पता थी तो वो थोड़ी सी अपनी लॉजिक यूज़ करके जो है वो इसमें सही आंसर तक पहुँच सकता है इस तरह के सवाल में। और अक्सर बच्चे इस तरह से कर रहे होते हैं कि जिनको बुक रीड तो जिनकी अच्छी होती है उनको तो पता ही होता है कि भाई ये बुक में लिखा हुआ है साफ साफ अल्फाजों में कि ऑल्ट्रेशन इन लिपिड कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, लेकिन जिनकी नहीं भी इतनी अच्छी होती है, अगर वो थोड़ी सी अपनी लॉजिक यूज़ करें, इस तरह से सोचें लॉजिक के साथ, तो वो सही आंसर तक पहुँच सकते हैं, तुक्का भी लगा सकते हैं सही आंसर का। बहुत से बच्चे ऐसा कर भी रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बुक में लिखा हुआ भी कि लिपिड कंपोजिशन चेंज करता है अपनी मेम्ब्रेन की। और ऐसा क्यों करता है मैं ये भी बता देती हूँ आपको। वो इसलिए कर रहा था क्योंकि जो उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, पता है बाइलिपिड होती है, और उसमें जो लिपिड्स होते हैं उसकी वजह से वो फ्लूइडिटी हो रही थी उसकी मेम्ब्रेन में, ही हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। क्योंकि जो है वो कोल्ड टेम्परेचर होता है तो जो फ्लूइड्स होते हैं वो अक्सर क्रिस्टलॉइड हो जाते हैं, इनके लिपिड्स जो होते हैं उसके क्रिस्टलॉइड बन जाते हैं, तो वो क्रिस्टलॉइड को बनाने से प्रिवेंट करने के लिए वो अपने लिपिड की कंपोजिशन को ही चेंज कर लेते हैं। आई होप यहाँ पे ये वाले MCQs क्लियरली सबको अच्छे से समझ आ गए होंगे कॉन्सेप्ट्स के साथ। कोई मसला हो तो फिर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।